गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ईरानी आक्रमण पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, अब यूनानी आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर के आक्रमण के समय अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत के उत्तर की ओर, ठीक है, इधर बहुत सारी जनजातियों का राज था। ठीक है, और पूरा भारत देखा जाए तो इस 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। क्लियर? आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने आपको बताया था कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि सिकंदर जो था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, आखिर क्या रीजन था जो उसने आक्रमण किया। ये क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी मेंस में लिखने को भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कि भाई सिकंदर जो था इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण का अगर प्रमुख या पहला कारण देखा जाए तो वो था इनके गुरु, और इनके गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है, इनके गुरु जो थे अरस्तु। अरस्तु के बारे में तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना ही होगा। जी हाँ, इन्हें बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब अरस्तु जो हैं ये बहुत बड़े दार्शनिक भी हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने शिक्षाएं दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अरस्तु जो इतने महान दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने समाज सुधार की इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो इनका शिष्य ऐसा कैसे निकल गया, यानी जो विश्व विजेता बनना चाहता है, ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो उसके पीछे कहानी यह है कि सिकंदर जो था बचपन में जैसे ही अरस्तु इन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, समाज सुधार की बातें करते थे, तो वो सिकंदर के दिमाग में नहीं जाती थी, सिकंदर के दिमाग से बाउंस कर जाती थी वो सारी चीजें। ठीक है, अब सिकंदर जो था, सिकंदर को मार धाड़ बस यही चीजें बहुत पसंद थी। ठीक है, यानी वो इलियट यानी ट्रॉय की कहानी जो थी वो सुनता था। ठीक है, फिर देखो तो हरक्यूलिस, साइरस, ये सब शक्तिशाली शासक हुए हैं, इनकी कहानियां सुनता था और इन्हीं कहानियों से उसे विश्व विजेता बनने की प्रेरणा मिली। ठीक है, दूसरे कारण पे जाते हैं तो सिकंदर जो था ईरान को अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ईरानी आक्रमण में हमने देखा था कि यूनान जो है, यूनान को डेरियस या दारातरती जो था वो अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है, तो सिकंदर उसका जवाब बिल्कुल देगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि सिकंदर की ये भी एक महत्वाकांक्षा थी। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कारण अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई सिकंदर 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप प्रथम का पुत्र था, इसकी माता का नाम ओलंपियस था। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं स्लाइड में कि कुछ इस प्रकार सिकंदर रियल में दिखाई देते थे। ठीक है, और दूसरी स्लाइड में आप ये भी देख रहे हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था, ईरानियन साम्राज्य भी आपको नजर आ रहा होगा और मैसेडोनियन साम्राज्य भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है कि सिकंदर जो था 20 वर्ष की आयु में मैसेडोनिया का शासक बना। अब 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। ठीक है, नया नया जोश था। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बहुत हाई था। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 20 वर्ष की आयु में भी आप लोगों ने भी कहीं किसी न किसी एरिया के डॉन बनने की बिल्कुल सोची होगी। ठीक है, अब सिकंदर की सोच हमसे कहीं गुना अधिक थी, उसने पूरी दुनिया का डॉन बनने की सोची थी। तो एक ये भी रीजन था कि सिकंदर ने विश्व विजय की कामना की थी। ठीक है, इसलिए भी वो भारत की ओर बढ़ा। और एक और कारण था कि भारत के अधिकतर क्षेत्र, ठीक है, या पाकिस्तान वाले एरिया की बात करें तो हम ये अधीन थे किसके? ईरान के। और ईरान पर सिकंदर ने विजय प्राप्त कर ली थी तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और वो भारत की ओर भी आगे बढ़ा। ठीक है, ये भी एक रीजन था उसके पीछे। आगे बढ़ते हैं हम। अब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उससे पहले हम पूरी उसकी कहानी देखते हैं। तो सिकंदर गद्दी पर बैठा और यहां पर सबसे पहला युद्ध उसका, जो कि एक महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, बीच में और छोटे मोटे बहुत सारे युद्ध सिकंदर ने लड़े थे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट युद्ध ही देखेंगे। तो सबसे पहला युद्ध उसका अगर देखा जाए महत्वपूर्ण युद्ध था अर्बेला का युद्ध। ठीक है, अर्बेला का युद्ध। इस युद्ध में ये युद्ध होता है सिकंदर और दारातरती या डेरियस के बीच होता है ये युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में दारातरती या डेरियस बुरे तरह पराजित हो जाता है। ठीक है, और विजय लक्ष्मी सिकंदर को मिलती है। तो सिकंदर यहां से जीतता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। ठीक है, अब सिकंदर आगे बढ़ा तो सिकंदर भारत की ओर बढ़ता है।
तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है कि सिकंदर कौन से दर्रे से भारत में एंट्री किया था। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत में एंट्री होती है सिकंदर की, तो सिकंदर के दो सेनापति थे। मैं आपको पहले बता दूं, दो सेनापति बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक था सेल्यूकस निकेटर, दूसरा था निरियाकस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो था वो थल सेनापति था, स्थल पे वो सेना का नेतृत्व सेल्यूकस निकेटर कर रहा था, और निरियाकस जल में मतलब जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो निरियाकस था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सिकंदर भारत में एंट्री करता है तो सबसे पहले उनका युद्ध होता है रानी क्लियोफिस या फिर रानी कृपा से। ठीक है, यूनानी ग्रंथों में इनको रानी क्लियोफिस भी कहा गया है। ठीक है, तो इनको रानी कृपा या क्लियोफिस से युद्ध हुआ। इस युद्ध में महिलाओं ने पहली बार सिकंदर का सामना किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के सामना किस युद्ध में महिलाओं ने किया था, तो ये रानी कृपा या क्लियोफिस। ठीक है, ये मस्कवती प्रदेश की रानी थी, और इस युद्ध में जो था सिकंदर का सामना भारत की एक होनहार बहादुर महिलाओं से भी हुआ था। ठीक है, लेकिन सिकंदर जो कि विश्व विजय की कामना किए हुए था, तो उसकी सेना विशाल थी, उसके सामने टिक पाना असंभव था, तो यहाँ पर इनकी हार हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता है सिकंदर। उस समय जो गांधार प्रदेश है, ये मान के चलो ये इधर वाला एरिया जो था तक्षशिला यहाँ पर है। तो तक्षशिला का जो शासक था वो शासक था बिल्कुल आम्भी। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया भी है कि आम्भी जो था ये तक्षशिला का शासक था। ये भारत का पहला देशद्रोही शासक है। जी हाँ, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, भारत का पहला देशद्रोही शासक था। इसने सिकंदर के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और सिकंदर को कहा कि भाई मैं तो मेरी सेना और सब कुछ आपकी सहायता के लिए आपसे मित्रता करना चाहता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पे कौन कौन से राज्यों पर आक्रमण करना है। ठीक है, तो सिकंदर ने बिल्कुल इसका स्वागत किया। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि सबसे पहले ये आक्रमण कहां पे करते हैं, तो पोरस के राज्य पर। ठीक है, तो राजा पोरस जो थे उनके राज्य पर ये आक्रमण करते हैं। तो झेलम नदी के इस पार आप देख सकते हैं, यहाँ पर था पोरस का राज्य, और सिकंदर अपनी सेना लेकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में झेलम नदी है, तो सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व, आप बिल्कुल विशेष तौर पे ये बात याद रखिएगा कि 326 ईसा पूर्व ठीक है, 326 ईसा पूर्व तीस्ता झेलम हाइडेस्पिच। ठीक है, तीस्ता नदी का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध। ठीक है, इस एक ही युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था, 326 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में यहां पर क्या होता है कि सिकंदर जीत जाता है और पोरस हार जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पोरस हार जाते हैं, उसके बाद सिकंदर पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ मैं कैसा बर्ताव करूं, तो पोरस कहता है जो एक जीतने वाला शासक हारने वाले शासक के साथ करता है। ठीक है, तो सिकंदर पोरस की बहादुरी से बड़ा खुश हुआ था। ठीक है, और पोरस को अपना साम्राज्य लौटा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिकंदर ने पहले सिंधु नदी पार की, सिंधु नदी पार करने के बाद में झेलम नदी अब पार कर ली, झेलम के बाद में अब आ रही है चेनाब नदी। ठीक है, तो सिकंदर जो है, अब यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि सिकंदर ने कुछ नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, तो कंधार, आप लोगों को मैंने ईरानी आक्रमण के दौरान मैंने कंधार बताया था, मैप पे कंधार की लोकेशन बिल्कुल बताई थी। तो कंधार, इसको अराकोशिया भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना भी सिकंदर ने की थी। ठीक है, बाद में हम उसे कंधार कहने लगे। ठीक है, फिर 2 नए नगरों की स्थापना की सिकंदर ने, एक था पोकाफेल और एक था निकैया। ठीक है, तो सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, बुकाफेल और निकैया। तो बुकाफेल जो था, ये था सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो युद्ध में मारा जाता है, तो उसकी खुशी में बुकाफेल नगर। और निकैया जो था ये पोरस से जीता। ठीक है भाई, निकैया मतलब किया विजयनगर। ठीक है, तो यहाँ पर विजेता किससे, पोरस को हराकर सिकंदर विजय हुआ, तो उसने इस खुशी में निकैया या विजयनगर की स्थापना की थी।
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे देखा जाए सिकंदर ने 3 नगरों को बसाया है, उसमें से 2 इंपोर्टेंट है जो कि मूल भारत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिकंदर की सेना जो थी आगे बढ़ के रावी नदी के आगे कत्था जनजाति से युद्ध होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर व्यास नदी के पास आते ही सिकंदर की सेना जो है वो रुक जाती है। ठीक है, अब व्यास नदी के इस पार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रावी नदी तक सिकंदर ने पार कर ली है, पर व्यास नदी के इस पार जो है मगध का साम्राज्य शुरू हो जाता है। और मगध पे शासक कौन है उस समय? घनानंद। ठीक है, घनानंद और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिकंदर, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की सेना डर गई थी। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, सिकंदर की सेना काफी दूर आ गई थी, थक गई थी, अतः वो अपने घर लौटना चाहते थे सिकंदर के सारे सैनिक। ठीक है, तो ये कुछ रीजन बताते हैं। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ था जिसकी वजह से व्यास नदी पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी नदी पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया था। क्लियर? तो यहां से सिकंदर की सेना वापस लौट गई थी। ठीक है, रास्ते में लौटते वक्त कुछ जनजातियों से फिर युद्ध होता है, उन युद्धों में सिकंदर जो है घायल हो जाता है। ठीक है, सिकंदर घायल हो जाता है और ये पहुंचता है बेबीलोन, इराक। ठीक है, याद रखिएगा आप, बेबीलोन ये कहां पर है? इराक में। तो यहां पर पहुंचता है सिकंदर और यहां पर 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विशेष तौर पे याद रखिएगा कि सिकंदर घायल हो गया था, तो सिकंदर की यहां पर मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। ठीक है, अब यहां पर सेल्यूकस निकेटर जो था, बाद में सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सिकंदर के सपने को पूरा करता है और ये विश्व विजय की कामना करके फिर आगे भारत पर आक्रमण करेगा। वो हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिकंदर यहां पर समाप्त हो जाता है। सिकंदर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने कितने महीने, मतलब सिकंदर कितने महीने भारत में रहा था? तो इसका आंसर है 19 माह। ठीक है, सिकंदर 19 माह भारत में रुका था। ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिकंदर भारत कितने माह रुका था। ठीक है, तो इतना जो है सिकंदर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।